द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण की श्रेणी में नंबर 1 पे रखे हैं, है ना। तो वस्तु के स्थायित्व की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो किस स्टेज में आ जाता है? सही उत्तर है वो सेंसरी मोटर ही रहेगा, है ना। इसके लिए आप कई सारे रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्री ऑपरेशनल में अगर ये काउंट करते हैं तो उसमें फिर ऑप्शंस डिफरेंट देगा आपको, क्योंकि प्री ऑपरेशनल में ऑब्जेक्ट परमानेंस चला नहीं जाएगा, कहीं रहेगा वहां पे भी, है ना। लेकिन अचीव या आना ही की जो शुरुआत है वो सेंसरी मोटर का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये विशेषता जो है वो सेंसरी मोटर की है। अगर आप 8 महीने के बाद देखते हैं तो 8 से 12 महीने के 18 से 24 तक तो आ ही जाता है, तो 6 महीने से पहले बिल्कुल भी नहीं है इसकी स्थिति। तो इस संवेदी गामक का कैरेक्टरिस्टिक है, यदि इस तरह से पूछेगा तो। यदि ऑप्शन में आपको वो कॉम्बिनेशन बना के दिया है और सेंसरी मोटर मैच ही नहीं हो पा रहा, तब आप प्री ऑपरेशनल के साथ जाएंगे, ठीक। तो जन्म से 2 वर्ष का है जो कैरेक्टरिस्टिक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि मेजर प्रपोजिशन ऑफ पियाजेज थियरी, यानी पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट्स। देखिए, ना तो बच्चों की थिंकिंग ऊपर होती है, वयस्कों से बेहतर होती है, सुपीरियर होती है, ना ही इंफीरियर होती है। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे, कंपेयर नहीं कर रहे हैं वो इस तरह से कि पियाजे जो है ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चों की थिंकिंग या तो निचले स्तर की है, बड़ों की उचले स्तर की है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, पहले ये याद रखेंगे। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। देखो, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट नहीं होती, यानी अमाउंट तो सेम ही है, बच्चा भी दिन में 50 बातें सोच रहा है, आप भी दिन में 50 बातें सोच रहे हैं, बस डिफरेंस किसका है? क्वालिटी का, गुण का, अमाउंट का नहीं, काइंड का, प्रकार का अंतर है। बच्चे के लिए उसका खिलौनों का रोना है, आपके लिए आपकी सैलरी नहीं आई इस चीज का रोना है, ब्रेकअप का रोना है, किसी और चीज का, या किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। आप रोते ही नहीं रहेंगे, नॉर्मल भी सोच सकते हैं किसी चीज के बारे में, आपका एग्जाम आ रहा है आप उसके बारे में सोच रहे हैं। बच्चे के लिए उसको खिलौना वो वाला कब मिलेगा जब उसको कौन सा चाहिए जो, ठीक। तो बस क्वालिटी में अंतर है, सोचता बच्चा भी, अमाउंट सेम है, काइंड डिफरेंट है, क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी अलग है। सेम नहीं भी है तो हमें अंतर किसमें है? क्वांटिटी का अंतर है ही नहीं, क्वालिटी का अंतर है, वो गुणात्मकता का अंतर है, वो टाइप का अंतर है। अमाउंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, यानी पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे क्या? लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखते हैं, तो ये तो बेंड्यूरा कहते हैं। पियाजे थोड़ी कह रहे हैं कि बच्चे दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम की थियोरी बेंड्यूरा की है। अगर हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की, कैन बी कंडीशनड, कंडीशनिंग की बात कौन करेगा? बिहेवियरिस्ट। और पियाजे क्या हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। तो कंडीशनिंग की बात पियाजे नहीं करते। कंडीशनिंग मतलब एक तरह की आदत डलवा दी आपने कि कुत्ते को घंटी बजाओ खाना आएगा, घंटी बजाओ खाना आएगा, यही काम थॉर्नडाइक कर रहे हैं। नहीं, पियाजे तो बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे। कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, पियाजे और वाइगॉस्की रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे फोकस्ड नहीं है, वो बच्चे को एक्टिव रखने पे, बच्चे के सक्रिय निर्माण पे, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे, कि बच्चा सक्रिय रह के, एक्टिव रह के एनवायरमेंट में ज्ञान का सृजन कर सकता है, ये कह रहे हैं पियाजे वाइगॉस्की। तो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यानी बच्चा क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है पियाजे के अनुसार। वाइगॉस्की भी कह रहे हैं एक्टिव है, बस वाइगॉस्की कहेंगे सोसाइटी में एक्टिव है, पियाजे जो है वो उसकी एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस्ड है सोलली। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की लर्निंग इज, वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है? तो वाइगॉस्की के अनुसार लर्निंग क्या है? इंडिविजुअल है। भाई, जिस व्यक्ति की थियरी का नाम सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, सामाजिक रचनावादी, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, यानी वो समाज, संस्कृति और भाषा को ध्यान में रखते हैं, वो क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। वही पियाजे क्या है? वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो रेडिकली इस बात पे फोकस करें कि बच्चा एक्टिव हो, बच्चा एक्टिव हो। और जबकि वाइगॉस्की कह रहे हैं कि सोसाइटी में एक्टिव हो, ग्रुप्स में सीखे। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि ग्रुप में होगी लर्निंग, वो इंडिविजुअल एक्टिविटी तो कह नहीं सकता। इंडिविजुअल एक्टिविटी होगी, बच्चा अकेला सीखता रहे, ग्रुप की, लोगों की जरूरत नहीं होती। तो ये तो वाइगॉस्की बिल्कुल नहीं कहेंगे। पैसिव तो रख ही नहीं सकते, ना पियाजे ना वाइगॉस्की, बच्चा सक्रिय ही होगा, एक्टिव ही होगा। अगेन कंडीशनिंग जो है व्यवहारवादियों का कॉन्सेप्ट है, पियाजे वाइगॉस्की का नहीं, ठीक। तो सोशल एक्टिविटी है लर्निंग, एक सामाजिक गतिविधि है। बच्चा पीयर ग्रुप में, पीयर कौन है? जो क्लासमेट्स हैं, जो उसकी एज के लोग हैं, जो उसके दोस्त यार हैं, उनके साथ घुल मिल करके ग्रुप में सीखेगा। तो असिस्टेंस लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग,
कोऑपरेटिव लर्निंग, जहां पे सहयोग की, ग्रुप की बात होती नजर आए, समझ जाइए वाइगोस्की की बात हो रही है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे कहता है लेव वाइगोस्की रेफर्स टू दी वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्व्स। फोकस कीजिएगा, वर्बल डायलॉग्स यानी जो बातें कर रहे हैं बच्चे अपने आप से, मौखिक संवाद जो बच्चा अपने आप से करे, विद देमसेल्व्स यानी खुद से जो बच्चा बातें करता है, खुद से जो डायलॉग करेगा, जो रात को बैठ करके आप खुद से बातें कर रहे हैं, अरे यार ये कैसे होगा, नोट्स तो अभी तक बने नहीं हैं, या नोट्स तो अभी तक पढ़े नहीं है, वट एवर जो आप खुद से बातें करती बात प्रॉब्लमेटिक है, ईगोसेंट्रिक है। ईगोसेंट्रिक किसके अकॉर्डिंग है? पियाजे के अकॉर्डिंग है। लेकिन वाइगोस्की खुद से बात करने को प्राइवेट स्पीच कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है वाइगोस्की के अनुसार। वो कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण एक फंक्शन है जिससे बच्चे का संज्ञान बेहतर होगा, जिससे वो अपनी एक्टिविटीज को डायरेक्शन देगा। भाई आप खुद से बात करते हैं कि नहीं, देख 3 सब्जेक्ट ठीक है भाई मेरे, और बाकी 2 पे काम करना है, तो इसको मैं ऐसे कर लूंगा या ऐसे कर लूंगी। मतलब जब आप खुद से बोल बोल के बातें कर रहे हैं तो आप खुद को डायरेक्शन दे रहे हैं। यही बात वाइगोस्की कह रहे हैं। ये कब से कब तक है? 3 से 6 वर्ष में ये होती है, कई बार 2 से 6 में भी आपको मिलेगी। क्लियर है? इसी चीज को ईगोसेंट्रिक कहा है पियाजे ने, अहम केंद्रित, कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है इसलिए बातें कर रहा है, बट प्राइवेट स्पीच महत्वपूर्ण है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा फटाफट से। अगेन आपके प्यारे हाइंज आ गए हैं। A child argues that Heinz shouldn't steal the drug, यानी जो एक बच्चा है वो तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हिंज कौन है? वही कोहलबर्ग का एक्सपेरिमेंट वाला बंदा जो उन्होंने एक डिलेमा पेश की थी, कोहलबर्ग ने एक दुविधा पेश की थी कि एक व्यक्ति है हिंज या हाइंज जिसको हम कह रहे हैं इंग्लिश में, और उसको अपनी वाइफ को बचाने के लिए दवाई को चुराना पड़ता है अंत में। तो क्या उसने सही किया या नहीं किया? तो shouldn't steal the drug medicine that can save his wife, ड्रग मतलब वो वाली दवाई जिससे उसकी वाइफ की जान बच सकती थी, उसको चुराना नहीं चाहिए था। अब रीजन पे देखना है हमें, इससे पता चलेगा कौन सी स्टेज है। बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल, यानी अगर हाइंस पकड़ा गया तो जेल चला जाएगा। इसका मतलब फोकस किस पे है? जेल पे है, सही और गलत पे नहीं है फोकस। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर? अगर फोकस दंड पे है, फोकस इस बात पे नहीं है कि नियम टूट जाएंगे, चोरी करना बुरी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। जेल भेजने से डर है, अदरवाइज जेल ना जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो सही है। तो ये वाली मॉरलिटी होती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। फर्स्ट स्टेज है, 6 स्टेज हैं और 3 लेवल हैं कोहलबर्ग के अनुसार उनके मॉरल डेवलपमेंट में, नैतिक विकास में। तो ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस नहीं है ये, क्योंकि ये चोरी करना गलत बात है, नियमों को तोड़ना होगा, ऐसा करना, ये सब होता है यहाँ पे, और नियमों को तोड़ ही नहीं सकते, चोरी कर ही नहीं सकते। ये बात होती अगर इसकी बात होती तो लॉ एंड ऑर्डर, ये 4th स्टेज है। लेकिन यहां फोकस जेल पे है, यहां फोकस सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने पे नहीं है कि समाज में फिर एक व्यक्ति चोरी करेगा तो बाकी भी चोरी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सल एथिकल में तो खुद से ही चूज करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस में टिट फॉर टैट होता है कि इसके बदले ये मिल जाए, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पियाजे के बारे में बात हो रही है, इससे आसान क्वेश्चन धरती पे है नहीं अभी तक। अकॉर्डिंग टू पियाजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड, यानी पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके, यानी ऑर्गेनाइज्ड वे, यानी वर्गीकृत वे, ऑर्गेनाइज्ड वे या नॉलेज या एक्सपीरियंस, जो ऑर्गेनाइज्ड आपके दिमाग में सेट है, जिसको आप पूर्व ज्ञान भी कह सकते हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस भी कह सकते हो अपना। ये क्या है? ये स्कीम्स हैं जिनकी वजह से आप चीजों को कर पाते हैं, याद रख पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो ये स्कीम्स हैं। उन्होंने मेंटल टूल्स, मेंटल मैप्स, इमेजेस, इन सब की बात की भी नहीं, अगर आप टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो वो ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि आप इस पेन को देख के पहचान पा रहे हैं, यानी आपके दिमाग में ये चीज ऑर्गेनाइज्ड है कि इसको बॉटल कहते हैं और इसको पेन कहते हैं। तो ये स्कीमा में है, आपके स्कीम है इस चीज की, एक आपके दिमाग में एक छोटी सी पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो एडिड है पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिस चीज को आप देख के पहचान ही ना पाए, हो सकता है उसका स्कीमा आपके ब्रेन में ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज, पियाजे कैसे देखते हैं लर्निंग को और वाइगोस्की। अब इस पे ध्यान से पढ़ना है। पैसिव तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, निष्क्रिय तो लर्निंग को ना पियाजे मानेंगे ना वाइगोस्की। बच्चे को एक्टिव दोनों रखते हैं, क्यों? क्योंकि रचनावाद पे फोकस है इनका, बच्चे को के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने पे फोकस है। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। अब जिनको पता है पियाजे वाइगोस्की क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। देखिए ऊपर खुद ही बता दिया इन्होंने, रचनावादी हैं। आधा जवाब तो क्वेश्चन में ही होता है छिपा हुआ। तो रचनावादी हैं जब पियाजे और वाइगोस्की, तो रचना पे फोकस करेंगे, पैसिव क्यों रखेंगे। और रचनावादी जो कि एनसीएफ भी आपका रचनावाद पर ही बेस्ड है, एनसीएफ 2005। तो ये कह रहे हैं टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है।
दूसरा रचनावाद कहता है मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण, रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाओ, बच्चे को एक्टिव रखो, कॉन्टेक्स्ट में सिखाओ, संदर्भ में। ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के रिगार्डिंग, कि बच्चा अर्थ निर्माण उसके जीवन से जोड़ो लर्निंग को। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, संदर्भ में सिखाओ यानी कॉन्टेक्स्ट में सिखाओ, एक्टिव हो बच्चा, मीनिंग मेकिंग हो। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स तो दिमाग में भरना हो गया कि साइकिल कैसे चलाते हैं बस सीख लिया, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस जी नहीं। तो नॉलेज एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा, बच्चा एक्टिव होगा। और बच्चा कहां एक्टिव होगा, जब मीनिंग मेकिंग करेगा तो एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए होगा। तो पियाजे और वाइगॉस्की जहां मिल जाए बच्चे को एक्टिव रखना ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, वाइगॉस्की के बारे में बात हो रही है। क्या कह रहे हैं वाइगॉस्की, ये कह रहे हैं according to Lev Vygotsky, basic mental capacities that are transformed into higher cognitive processes primarily through, यानी वाइगॉस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमता यानी वो मेंटल कैपेसिटीज, वो मेंटल एबिलिटीज जिनको हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है, और हायर लेवल के थिंकिंग स्किल पे या कॉग्निटिव लेवल पे जिसमें आपकी थिंकिंग बेहतर होगी। कॉग्निटिव का मतलब क्या, जो भी चीजें दिमाग से हो रही हैं, जैसे कि सोचना, समझना, जानना, जितनी भी चीजें हैं। बात तो ठीक लग रही है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, वाइगॉस्की की। तो स्टिमुलस रिस्पांस की बात वाइगॉस्की नहीं करेंगे, अडेप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात पियाजे करेंगे। यही क्वेश्चन अगर पियाजे लिखा होता पूरा एज इट इज होता तो आंसर ये हो जाता। रिवॉर्ड पनिशमेंट दोनों में से कोई बात नहीं करता, स्टिमुलस रिस्पांस दोनों में से कोई बात नहीं करता। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रिया से जब आप दुनिया में निकल रहे हैं, 4 लोगों से बात कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, कुछ उनसे सीख रहे हैं, कुछ खुद सीख रहे हैं, बहस हो रही है ना, डिस्कशन जिसको कह रहे हैं, डिबेट कह रहे हैं, तो उससे आपका संज्ञानात्मक स्तर बेहतर होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इसीलिए तो हम स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को, नहीं तो घर में रियलाइजेशन है, वो भी तो जरूरी है हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट व्हाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज, बच्चे क्या है, सक्रिय निर्माता हैं ज्ञान के, emphasize the influence of social and cultural contents on their thinking। देखिए अगर ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, क्या है वो, एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज हैं, तो पियाजे की बात हो रही है। वो कहते हैं बच्चा एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है। लेकिन जैसे ही बात हो कि एक्टिव कंस्ट्रक्टर तो है, बट किसके द्वारा, सोसाइटी और कल्चर के द्वारा। तो जब सोसाइटी अगर वर्ड आ गया लास्ट लाइन में, समझ जाओ वाइगॉस्की की बात हो रही है, फिर पियाजे की नहीं हो रही। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक पढ़ के कोई जवाब देगा तो फिर पियाजे लगा देगा, वो गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे फटाफट से। कुछ प्यारा सा सवाल है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जानते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। पियाजे के द्वारा कौन सा एक लक्षण आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का दिखता है? हाइपोथेटिको डिडक्शन, ये हमें पता है, ये एब्स्ट्रैक्ट थॉट, ये सब कहां आएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल में। जहां हाइपोथेटिको की बात हो गई तो हाइपोथेसिस तो हाईएस्ट स्टेज है, फिर 11 से 15 वाली स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। ये तो होगा नहीं क्योंकि हमसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं, 7 से 11 वर्ष। कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन, संरक्षण और कक्षा समावेशन, 58% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। उत्तर इसका यही है, क्यों है इस पे अभी आएंगे, ठीक है। डेफर्ड इमिटेशन, ये आ जाता है सेंसरी मोटर में। ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेंसरी मोटर में जन्म से 2 वर्ष में ही। मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, किसका लक्षण है, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल का। ठीक, आपको पता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का सीधा सा फंडा मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, सीसीएस, यूनिवर्सिटी नहीं है चौधरी चरण सिंह। सीसीएस बोले तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या आता है, कंजर्वेशन, संरक्षण, दूसरी चीज है क्लासिफिकेशन, तीसरी चीज है सीरिएशन। ये तीनों गुण आ जाते हैं। और पहली बार तर्क आता है, इंडक्टिव लॉजिक आता है, डिडक्टिव आएगा हाइपोथेटिको डिडक्टिव फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो कंजर्वेशन क्या है कि शेप और साइज के बदलने पे क्वांटिटी चेंज नहीं होती, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये जितना भी पानी है 600 ml, इसको मैं किसी ट्रक में डालूं, मग में डालूं, बाल्टी में डालूं, ये इतना ही रहेगा। शेप साइज चेंज करने से कोई कम ज्यादा नहीं हो जाएगा। यही समझना कंजर्वेशन है। क्लास इंक्लूजन क्लासिफिकेशन है कि मुझे पता है ट्राइंगुलर शेप की चीजें एक साथ रखेंगे, सर्कल या किसी एक कलर, रेड कलर की चीजें वो एक बॉक्स में, ब्लू कलर की चीजें वो एक बॉक्स में, यानी क्लासिफाई, वर्गीकरण सीख पा रहे हैं आप। कक्षा समावेशन इसी को कह रहे हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये क्या कहता है, कोहलबर्ग के बारे में, बहुत तेजी से जवाब देंगे। बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। इससे आसान क्वेश्चन अगेन धरती पे नहीं है। तरह का एक क्वेश्चन जरूर देगा, हो सकता है इस बार क्या किया, मान लीजिए मॉरल डेवलपमेंट लिखा है,
यहां कुछ और लिखा होता, फ्रॉइड लिखा होता, जैसे दूसरा एक क्वेश्चन आया अभी। तो लेटेंसी स्टेज किसने दी है? फ्रॉइड ने। इतना बेसिक हमें पता होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, हाँ बात तो कोहलबर्ग की चल रही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पियाजे ने दी है, ये भी हमें पता है ना। और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी किसने दी है, बताएगा कोई? एरिक्सन ने, एरिक एरिक्सन। और ये सारी स्टेजेस किसकी बात कर रही है? 6 से 12 वर्ष लेटेंसी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 6 से 12 वर्ष, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी 6 से 12 वर्ष, और ये भी उसी के बीच में आती है। तो यानी स्कूल एज की ही कहीं ना कहीं बात हो रही है, ये भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है ना जो क्वेश्चन पूछा बस एज इट इज पूछ लेगा, इन्हीं ऑप्शन में से किसी एक से क्वेश्चन बना देगा। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जिसको हम कहते हैं फोर्थ स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर, जहां रूल्स ब्रेक नहीं हो सकते, रूल्स आर रूल्स, ये है बी ऑप्शन, फोर्थ स्टेज है कोहलबर्ग का सेकेंड लेवल का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले 13 आता है। ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। इसका जवाब मैंने आपको दिया था। देखिएगा जब भी डिडक्टिव वर्ड लिखा है तो वो सबसे लास्ट में आएगा। डिडक्टिव का मतलब ही है कि आप रूल टू एग्जाम्पल जा पाएंगे, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, इमेजिनेशन करके रीजनिंग लगा पाएंगे। अगर इंडक्टिव रीजनिंग या सिर्फ रीजनिंग लिखा होगा तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक में सबसे पहले क्या आती है? लॉजिक है, यानी एग्जाम्पल से रूल जाने के लिए। अगर हम बात करें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन की, तो ये हाईएस्ट स्टेज पे आएगा। और अगर एब्स्ट्रैक्ट थॉट की बात करता तब भी आंसर यही होता। अमूर्त चिंतन भी इसी स्टेज पर आता है। 11 से 15 वर्ष पियाजे की हाईएस्ट स्टेज। SPCF 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है ना। अगर सिर्फ इंडक्टिव लॉजिक होता तो ये हो जाता 7 से 11 वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, अगर हम बात करते हैं ड्राइंग इंप्लीकेशंस फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे की थ्योरी से यदि आप इंप्लीकेशन निकालते हो, उसको क्लासरूम में यूज करने की बात करते हो, उसके एजुकेशनल इंप्लीकेशन की बात करते हो कि कक्षा में कैसे यूज करेंगे किसी भी थ्योरी को, ये हम पढ़ते हैं लगभग हर सेशन में आजकल। तो 6 to 8 क्लास का बच्चा है, यानी छठी से आठवीं मतलब 13 या 14, 12 से 14 वर्ष का बच्चा रहा होगा। भाई हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एजुकेशन दो, यानी 8th क्लास तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। तो 14 साल के बीच में ही होगा ना, 12 से 14 के बीच में होगा 6 to 8 का बच्चा। एज देख के समझना है ना कौन सी स्टेज की बात हो रही है। तो क्या करेंगे आप? इसको रटना नहीं है कि आपको जवाब पता है तो जवाब दे दिया, क्यों है जवाब उसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी क्वेश्चन घुमाएगा तो फिर आप घूम जाएंगे। डिस्करेज तो आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो लॉजिकल थिंकिंग की स्टेज है। लॉजिक आता है पहली बार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 में, हालांकि ये 1 साल और आगे आ गए हैं उससे, ठीक है ना। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, यानी ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करो जिसमें तर्क का प्रयोग हो। बिल्कुल सही बात है, कॉन्क्रीट से ताजा ताजा बच्चा निकला है और फॉर्मल ऑपरेशनल की तरफ बढ़ रहा है, तो रीजनिंग जो है वो वाले क्वेश्चंस जिसमें रीजनिंग हो, जिसमें तर्क हो, जिससे कि तर्क अभी नया आया है उसका यूज करे और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ बढ़ पाए। बिल्कुल। यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल्स टू टीच अ कॉन्सेप्ट। अब कई लोगों को ये लग सकता है कि कॉन्क्रीट मटेरियल, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से जस्ट निकला है बच्चा, वही 12 साल के आसपास है। देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7, 8, 9 तक सही रहते हैं, उसके बाद फिर आपको लॉजिक का भी प्रयोग करना है, ठीक, क्योंकि कॉन्क्रीट का मतलब हर चीज दिखाओ। अब जो बच्चा 12 से 14 वर्ष में है उसको तो रीजनिंग का प्रयोग करेंगे ना, तर्क का प्रयोग करेंगे, वो तर्क की एज है, ठीक। उससे छोटा होता तो अब हम बात कर सकते थे। तो तर्क आधारित चीजें प्रेजेंट करनी है, सिर्फ सिलेबस पे हमें नहीं फोकस्ड रहना होता, सिलेबस या बुक पे ही फोकस नहीं है, हम एक्टिविटी पे फोकस्ड हैं। बी ऑप्शन सही था। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की के अनुसार व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जो अडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, वो बच्चे का जो करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, जितना उसको आ जाता है, मतलब जितना वो आज जानता है प्रेजेंट सिनेरियो में, उसकी प्रेजेंट नॉलेज को बेहतर करने के लिए, एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए सपोर्ट देते हैं। इस सपोर्ट को क्या कहते हैं ये पूछा है, सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ भाषा में बताइएगा। देखिएगा, तो वाइगॉस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, यानी जो उसका करंट लेवल है उसको विस्तारित करने के लिए एक वयस्क हेल्प दे रहा है। अब इसको ZPD नहीं कहेंगे क्योंकि हेल्प की बात हो रही है, हेल्प दे रहा है। अगर पूछा होता इस हेल्प, करंट लेवल और जो वो कर सकता है किसी की हेल्प के साथ और इंडिविजुअली, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, या जिस दायरे में हेल्प दी जा रही है उस दायरे के बारे में पूछता,
तब ZPD हो जाता। लेकिन अभी इस हेल्प के बारे में बात हो रही है, जो वयस्क हेल्प देते हैं उसको क्या कह रहे हैं, तो ये स्कैफोल्डिंग कहलाती है, टेम्परेरी हेल्प। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, कोई व्यक्ति साइकिल पीछे से पकड़ता है और धीरे धीरे छोड़ देता है, जैसे ही आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, टेम्परेरी हेल्प कहते हैं। नमिता एक बच्ची है, अपना टिफिन लाना भूल गई है, और तान्या एक और उसकी सहेली है, उससे कह रही है कि टू शेयर हर टिफिन। कह रही है बेटा नहीं कि फ्रेंड तान्या, एक काम करो, अपना लंच शेयर करो मेरे साथ। यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू येस्टरडे। कि भाई कल जब तुम अपना टिफिन लाना भूल गई थी या नहीं भी भूली थी, मैंने अपना टिफिन या अपना लंच तुम्हारे साथ शेयर किया था। बढ़िया सी डिश में लेके आई थी, मम्मी ने बनाई थी और तुमने भी खा के देखा था। अब तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपना टिफिन शेयर करो, क्योंकि मैं भूल गई हूं आज लाना, और कल तो मैंने शेयर किया था। अदले का बदला याद करो, बचपन में चलता था। टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक कहते हैं इसको, है ना। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, ये सब कहते हैं इसको। तो लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस स्टेज से। नमिताज स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स डैश ओरिएंटेशन टिपिकल एट डैश स्टेज। अब यहां पे फंस सकते हैं कई लोग। पहले फोकस करो कि फर्स्ट वाले का आंसर ढूंढो, नहीं तो सेकंड से मिक्स एंड मैच हो जाएगा। तो अगर हम बात करें नमिताज स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी ओरिएंटेशन? एक्सचेंज ओरिएंटेशन, म्यूचुअल एक्सचेंज, इंटरपर्सनल रिलेशंस, इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है, ये है म्यूचुअल एक्सचेंज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी टिट फॉर टैट वाली स्टेज। कौन सा लेवल है ये लेवल है प्री कन्वेंशनल। क्या है ये? प्री कन्वेंशनल लेवल। लेकिन इतने महान है आपके एग्जाम वाले, उन्होंने कहा, मतलब बोर्ड ने गलती कर दी, गलती किसी से भी हो सकती है ना। तो कन्वेंशनल लेवल दे दिया इन्होंने, जबकि ये प्री कन्वेंशनल लेवल है, फर्स्ट लेवल पे सेकंड स्टेज है। तो अब आपको यहां पता है लॉ एंड ऑर्डर ये हो ही नहीं सकता, ओबीडियंस ये है ही नहीं, कोई अथॉरिटी थोड़ी है जो ओबीडियंस की बात करे, आज्ञा का पालन करो, कोई आज्ञा तो दी नहीं है। गुड गर्ल गुड बॉय की बात नहीं हो रही कि तुम अच्छी बन जाओ, अच्छा लड़का बन जाओ। तो एक ही चीज है कि एक्सचेंज वाली बात ये पक्का है, तो एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है यहाँ पे। बेशक पार्ट बी जो है गलत है, इसमें फ्री नंबर फिर इन्होंने दिए थे, नंबर भी नहीं दिया आई थिंक, मुझे लग रहा है, लेकिन सही इसी को माना था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट सही दिया है, सेकंड नहीं भी दिया है, तो आपको उसी के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि गड़बड़ हुई है। तो ये प्री कन्वेंशनल है, टिट फॉर टैट, फर्स्ट लेवल, पूर्व पारंपरिक की सेकंड स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। एक बच्ची है 5 साल की, 5 साल पे ध्यान दीजिएगा, 3 से 6 वर्ष में एक चीज बताई थी आपको। 5 साल की बच्ची है, टी शर्ट को फोल्ड कर रही है। A 5-year-old girl talks to herself while trying to fold a t-shirt। 5 साल की बच्ची एक टी शर्ट को फोल्ड कर रही है, टी शर्ट तो नहीं है हमारे पास, जैकेट है, तो ये जैकेट को फोल्ड करते हुए खुद से बातें कर रही है ना। Talk to herself, which of the following statements is correct in the context of the behavior displayed by the girl। अब ये जब टी शर्ट को फोल्ड करते हुए खुद से बातें कर रही है, अरे मम्मी बहुत डांट रही है, कल मेरे को स्कूल लंच लेके जाना है, ऐसे खुद से बातें कर रही है, निशा को किस दिन पीटेंगे मिलके, ये सारी बातें कर रही है खुद से, है ना। ये टी शर्ट को फोल्ड करते हुए प्राइवेट स्पीच है। बट पूछा क्या है, अगर यहाँ पे पियाजे के अकॉर्डिंग पूछ लेता, अच्छा दोनों के अकॉर्डिंग पूछ लिया, जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज सोशल इंटरेक्शन, व्हाइल लेव वाइगोस्की कहेंगे एक्सप्लोरेशन है। नहीं भाई, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू इमिटेट हर मदर। इमिटेशन की बात भी बेंड्यूरा करते हैं, वाइगोस्की नहीं करते हैं। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक नेचर। भाई पियाजे तो कहेंगे ईगोसेंट्रिक है, अहम केंद्रित है, वाइगोस्की थोड़ी कहेंगे, वो तो प्राइवेट स्पीच कहेंगे। तो जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक स्पीच, बिल्कुल सही बात है, पियाजे इसको अहम केंद्रित वाक कहेंगे। और लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस, वो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे का अटेम्प्ट है टू रेगुलेट हर एक्शंस थ्रू प्राइवेट स्पीच, यानी जो बच्ची है वो अपने ही एक्शंस को, अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे मोड़ेंगे, ये वो बातें, खुद के ही एक्शंस को गाइड करने के लिए बात कर रही है खुद से। ठीक है, तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ये प्राइवेट स्पीच है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये ईगोसेंट्रिक है। 5 साल की बच्ची है, तो यानी वही जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज है, 3 से 6 वर्ष में आपका प्राइवेट स्पीच होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ Kohlberg's stages of moral reasoning, under which stage would the given typical response? Response पढ़ लो चुपचाप सीधा। Your parents will be proud of you if you are honest, so you should be honest। यानी आपके माता पिता ईमानदार, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। अगर आप फर्स्ट आते हैं तो माता पिता गर्व करेंगे, कितनी अच्छी बच्ची है, कितना अच्छा बच्चा है, गुड बॉय है, नाइस गर्ल है। ये क्या है? थर्ड स्टेज है। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कहते हैं इसको, कन्वेंशनल लेवल है ये, यानी सेकंड लेवल की थर्ड स्टेज है ये। परंपराएं या समाज को जब हम ध्यान में रखते हैं अपनी मॉरलिटी के लिए,
तो ये अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास है कि माँ बाप गौरवान्वित महसूस करेंगे, यानी गुड गर्ल कहेंगे, गुड बॉय कहेंगे। ठीक है बात। लॉ एंड ऑर्डर तो नियमों का पालन करना है, पनिशमेंट से बचने के लिए नंबर लाने हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन अगेन के नियमों का पालन करना है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जब ये लॉ एंड ऑर्डर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक साथ दे दे तो समझ जाना ये फिफ्थ स्टेज की बात हो गई फिर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी ये कह देते हैं, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्या कहता है ये देखेंगे। Which of the following statements is correct about Jean Piaget's theory of cognitive development? पियाजे के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? देखिएगा, पियाजे argues that instead of progressing through stages, cognitive development is continuous. अच्छा, मतलब पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। मतलब निरंतर मतलब एक तो कॉन्टिन्यूअस होता है, तो पियाजे ने तो डिसकॉन्टिन्यूअस कहा है डेवलपमेंट को, ये तो हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। दूसरा ये कह रहे हैं कि स्टेजेस में नहीं होता, मतलब पियाजे कह रहे हैं कि स्टेजेस में डेवलपमेंट नहीं होता और खुद 4 स्टेजेस दे दी, तो कोई सेंस है इस बात की? नहीं है। अगर हम बात करते हैं पियाजे हैज प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण दिए हैं। हम तो 4 ही पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी भी 4 पढ़ा रही है, पूरी दुनिया के सारे पेपर 4 पढ़ा रहे हैं, तो एसपीसीएफ 4 स्टेज है, 5 नहीं है सरकार। ये ऑप्शन कैसे हो सकता है? कॉन्टिन्यूअस है कैसे? पियाजे कॉन्टिन्यूअस कहने लग गए डेवलपमेंट को, कब? नींद में? नहीं 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 सरकार, ऐसे नहीं होता। सी ऑप्शन, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, यानी किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। अच्छी नहीं लग रही ये बात? क्या किसी स्टेज को स्किप कर सकते हो कि भाई ये वाली स्टेज पसंद नहीं आ रही, एक काम करो, पियाजे कह रहे हैं प्री ऑपरेशनल से सीधा फॉर्मल ऑपरेशनल पे पहुंचेगा बच्चा, यानी जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उससे सीधा औपचारिक संक्रियात्मक पे पहुंचेगा, जंप कर जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। The sequence of the stages can vary according to the cultural context of children. भैया जो स्टेज दे दी ना जिस व्यक्ति ने, चाहे वो पियाजे हो, कोलबर्ग हो, वाइगॉस्किन तो दी ही नहीं है, पियाजे हो, कोलबर्ग हो, फ्रॉइड हो, जितने भी लोग, एरिक्सन हो, जितने भी लोग स्टेजेस की बात करेंगे वो पूरी दुनिया के लिए एक जैसी देते हैं स्टेज। ऐसा नहीं है इस कंट्री के लिए अलग स्टेज, किसी और के लिए अलग स्टेज। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कल्चर के हिसाब से स्टेज बदल जाए, कि इंडिया में जो है पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रहेगी 7 से 11 और अमेरिका में रहेगी 11 से 15, फिर तो पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। तो द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, यानी किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं, फिक्स्ड हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल दुनिया की सारी किताबों में मिलेगा। ऐसा नहीं आपके लिए अलग हो जाएगा, किसी और कंट्री के लिए अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो सी ऑप्शन सही होगा। इसका ध्यान रखना है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर हम फंस जाएंगे क्वेश्चंस में तो कैसे चलेगा। तो अगर हम बात करें कंजर्वेशन की, संरक्षण की, तो ये क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। भैया पियाजे की बात हो रही है, इन जनरल बात नहीं हो रही है कि वाइल्ड लाइफ को बचा लो, इसको कंजर्वेशन कह रहे हैं, एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहे हैं। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंज, यानी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, है ना, वो सेम रहते हैं। जैसे वॉल्यूम या अमाउंट क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इस बॉटल में जितना पानी है, 200 ml है, 500 ml है, 300 ml है, तो 300 ml पानी यदि मैं इस, ये 200 ही मान लेते हैं, इस मग में डाल दूं तब भी कुछ भौतिक प्रॉपर्टी, क्या ये ml वाली प्रॉपर्टी, ये अमाउंट वाली, या मैं कहूं वॉल्यूम वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी। बेशक मैं क्या कर दूं, आउटवर्ड अपीयरेंस को चेंज कर दूं, यानी बाहरी आकृति को बदल दूं, इस मग में डाल दूं बॉटल की जगह, मग की आकृति अलग है, बॉटल की आकृति यानी शेप और साइज अलग है, अपीयरेंस अलग है, लेकिन वॉल्यूम फिर भी सेम रहेगा। इसी को कंजर्वेशन कहते हैं कि शेप और साइज के बदलने पे क्वांटिटी सेम रहती है, अमाउंट सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहता है। वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमेटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो ये तो कंजर्वेशन की बात ही नहीं, दूसरों के पर्सपेक्टिव को लेना क्या कहलाता है? ये तो अगेन ऐसी बात हो रही है कि ये ईगो सेंट्रिज्म की बात हो रही है, तो यहां पे ये सब तो चलेगा ही नहीं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कोहलबर्ग के बारे में कुछ चर्चा हो रही है, समझेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स। जब कोहलबर्ग के क्रिटिसिज्म की बात करें तो 99% केसेस में चक्कर यही रहता है कि या तो उनकी थियरी को जेंडर बायस कहा होगा या फिर कल्चरल बायस की बात हुई होगी, कि कल्चरल डिफरेंसेस को यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा जाता, कि कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, इसका ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि स्टेजेस तो पूरी दुनिया के लिए सेम है कोहलबर्ग की।
तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां, तो कोलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेज, नहीं, हर एक स्टेज पे रीजनिंग क्या होगी बच्चे की दिया हुआ है उन्होंने। कोलबर्ग हैज डुप्लीकेटेड पियाजेस मेथड, डुप्लीकेट नहीं किया है, बेस्ड है उस चीज पे थियरी, थियरी इन्होंने अपनी ही दी है। कोलबर्ग्स थियरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज, भाई बच्चों के रिस्पॉन्सेज पे तो बनाई है उन्होंने थियरी। कोलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरीली ऑन अ मेल सैंपल, ये एक प्रॉब्लम है कि जेंडर बायस थियरी है, फेमिनिन एस्पेक्ट को, फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ केयर को उन्होंने कंसिडर नहीं किया है, जो कि कैरल गिलिगन कह ही रही हैं। डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब पियाजे एंड वाइगोस्कीज व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। ये क्वेश्चन मैंने जान के डाला है क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज होते हैं कि पियाजे भाषा और विचार के बारे में क्या कहते हैं और वाइगोस्की भाषा और विचार के बारे में क्या कहते हैं। फटाफट से, तो लैंग्वेज एंड थॉट की अगर हम बात करते हैं, पियाजे और वाइगोस्की कैसे व्यू करते हैं, इसको कैसे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थॉट एमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना, यहीं तक ही पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थॉट एमर्जेस फर्स्ट, यानी विचार पहले आता है वाइगोस्की के अनुसार। यही गलत हो गई ये बात, क्योंकि विचार पहले पियाजे के अकॉर्डिंग आता है, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग नहीं। वाइगोस्की ने ये नहीं कहा कि कौन पहले आता है कौन बाद में, वो कह रहे हैं दोनों साथ साथ चलते हैं, बाद में मर्ज हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट एमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। पता नहीं। बोथ व्यू थॉट एज एमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। बोथ व्यू लैंग्वेज एज एमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स थॉट, ऐसा भी नहीं है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले आता है और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है उसका थॉट पे अच्छा खासा प्रभाव है। यानी थॉट पे प्रभाव है का मतलब क्या है भाई, थिंकिंग मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग तो लैंग्वेज से डेवलपमेंट हो रहा है ना थिंकिंग का या कॉग्निटिव स्किल्स का। तो ये तो बात सही है कि सिंबॉलिक लैंग्वेज से या लैंग्वेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये वाइगोस्की कह रहे हैं। पियाजे कह रहे हैं पहले थॉट आएगा, पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा, उससे लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। तो पहले थॉट आता है, ये पियाजे कहते हैं, और पहले जो थॉट है, पहले और बाद में की तो बात ही नहीं कर रहे वाइगोस्की, वो कह रहे हैं कि थॉट पर जो प्रभाव है वो लैंग्वेज का है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या सही है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की इंटरेक्शन विद अडल्ट्स एंड पीयर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस। अच्छा, बड़ों के साथ इंटरेक्शन से कोई डेवलपमेंट नहीं होता, ये तो गलत हो गई भाई। वाइगोस्की तो कह ही रहे हैं सोसाइटी और कल्चर से सीख रहे हैं जो भी सीख रहे हैं। फिर बात आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। यही तो बात हो रही थी ना अभी कि जो भाषा का विकास है वो आपके विचार पर प्रभाव डालेगा, जबकि पियाजे कह रहे थे पहले विचार बाद में भाषा। ये नहीं कह रहे कि पहले भाषा आ रही है, बट ये कह रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंस है, जो भाषा का इन्फ्लुएंस है थॉट पे, तो भाषा से थॉट विकसित हो रहा है। पहले और बाद में की बात वाइगोस्की नहीं कर रहे हैं। कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल। ऐसा नहीं है कि आपकी संस्कृति का प्रभाव नहीं है आपके डेवलपमेंट पे, वो तो कह रहे हैं समाज और संस्कृति का ही प्रभाव है। लैंग्वेज कैसे एक्विजिशन डिवाइस LAD से सीखते हैं, तो ये तो बाबा नॉम चॉम्स्की कह के गए हैं कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि आपके ह्यूमंस में एक एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो भाषा बोलते हैं। तो भाषा विकास मतलब आपकी लैंग्वेज जैसे डेवलप हुई है वो आपके थॉट को इन्फ्लुएंस करेगी, ऐसा वाइगोस्की कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन इट्स ट्रू सेंस, यानी जीरो मॉरलिटी। क्या है? अनुपस्थिति है मॉरलिटी की, अपनी कोई नैतिकता नहीं है बच्चे की, जो बाहर से भर दिया गया है वही सही है। जीरो मॉरलिटी ऑफ सेल्फ, खुद की कोई मॉरलिटी, खुद का कोई सही गलत नहीं होता बच्चे के लिए। किस स्टेज में बताइए? लेवल 1 है ये, प्री कन्वेंशनल लेवल है, पूर्व पारंपरिक, यानी परंपराओं से पहले, जहां उसको कुछ मतलब नहीं है समाज में क्या सही गलत है, क्या परंपराएं हैं। जब आप छोटे होते हैं आपको खाना मिल जाए टाइम पे, आपको क्या पड़ा है कौन सही कौन गलत, है ना। और ये वही स्टेज है जहां पे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, टिट फॉर टैट, उसके लिए कोई अपनी कोई मॉरलिटी नहीं है। भाई मैंने तेरे को टिफिन दिया था तू मेरे को दे दे, पनिशमेंट से बचना है इसलिए आज्ञा पालन करनी है, सही गलत कुछ नहीं है उसके लिए, अपनी मॉरलिटी जीरो है। लेवल 2 पे होता है कि कन्वेंशन, यानी समाज में जो चल रहा है वो सही है। फिर लेवल 3 पे सेल्फ, लेवल 2 पर सोसाइटी तय कर रही है सही गलत, लेवल 3 पर खुद से चूज कर रहे हैं सही गलत, लेवल 1 पे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, खुद की मॉरलिटी जीरो है। ठीक है, 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा इसका। पियाजे प्रपोजेस दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व, यानी 2-7 वर्ष वाले बच्चे जो हैं वो संरक्षण नहीं आता उनमें, वो शेप और साइज के चेंज होने पे क्वांटिटी चेंज हो जाती है, ये मान लेंगे। उनको लगेगा एक 4 मान लीजिए बॉल्स हैं, तो जो क्लोज रखी हुई हैं वो छोटी हैं या कम स्पेस ले रही हैं,
जो दूर दूर रखी हुई है वो बड़ी लाइन है, जबकि ये 4 ही बॉल्स हैं। ठीक, तो ही एट्रीब्यूट्स दिस इनेबिलिटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? बताइएगा एक बार। कि बच्चा क्या नहीं कर पा रहा, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पा रहा, कंजर्वेशन नहीं है बच्चे में, यानी संरक्षण नहीं है। वो ये नहीं समझ पाएगा ये 200 ml पानी में बॉटल में डालूं चाहे मग में डालूं, बात बराबर है। तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग की कमी है। हाइपोथेटिकल तो जाकर के फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी, कंजर्वेशन तो उससे पहले ही आ जाएगा। पर्सनल फेबल है। देखिए पर्सनल फेबल 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल फेबल जिसको आप कहते हैं कि यूनिकनेस का पर्सनल फेबल होता है। ये भी एडोलेसेंस में होती है इस तरह की चीजें, 12 से 18 के वर्ष के बीच में, कि आपको लगता है आप दुनिया से यूनिक हैं, है ना, मेरे वाली अलग है, मेरे वाला अलग है, वो वाली कहानी है ये पर्सनल फेबल यानी यूनिकनेस। दूसरी एक पर्सनल फेबल होती है इनविंसिबल फेबल होती है, कि आपको लगता है आप तो मतलब इमॉर्टल हैं, या आप तो कुछ अलग है, ना तो आप तेज गाड़ी चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, लेटा के घुमा दो कहीं से भी बाइक, है ना। तो वो इनविंसिबल फेबल है जो आपने अपने दिमाग को कहानी सुना दी, कल्पनाशील कहानी। तो ये 12 से 18 में एडोलेसेंस में इस तरह की चीजें होती है, पर्सनल फेबल जो खुद को आपने सुनाया हुआ है। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट के कारण कंजर्वेशन की कमी है, ये बात बिल्कुल पक्की है कि बच्चा जो है रिवर्स नहीं कर पा रहा अपने थॉट को, कि 200 ml पानी इसमें रखा हो चाहे इसमें, तो दोनों में बराबर ही है, ये चीज वो रिवर्स नहीं करके देख पाता। हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो भाई फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी। कंजर्वेशन सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर।